नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं DSSB TGT का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 करवाया था, ये दूसरा है हिंदी का जिसमें 100 प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। ये सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से थीं। वे हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा कवयित्री होने के साथ साथ विशिष्ट गद्यकार भी थीं और महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा, ये जो हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहे नघन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये मोस्ट है पंक्ति। तो घन घमंड नभ गजरत गोरा, प्रियहीन डरपत मन बोरा, दामिनी दमक रहे नघन माही, खल के प्रीत जथ थिर नाही। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां और इनकी ये गद्य रचना मानी जाती है। इसके जो हैं इस कहानी में कविता और दोहा जगह जगह पर अपना स्थान बनाते हैं और भाषा में ब्रज का पुट है। कथानक में राजकुमार और राजकुमारी का प्रेम प्रणय है तथा राजकुमार के पिता और राजकुमारी के पिता जो अलग अलग राज्यों के राजा हैं। अगला प्रश्न है, अजय की डायरी उपन्यास के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार हैं, राजेंद्र यादव, देवराज या फिर श्रीलाल शुक्ल। इसका सही उत्तर है, अजय की डायरी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, देवराज। देवराज की डायरी शैली में लिखा हुआ ये उपन्यास है और अजय भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान विषय पर अनुसंधान का कार्य करने वाला एक अनुसंधिक है। उसका विवाह शीला से हुआ है जो उसकी इच्छा का परिणाम है। उसकी पत्नी शिक्षिता और सुंदर है। ये इसमें अजय की डायरी उपन्यास में ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी के पुरोधा कौन हैं? कमलेश्वर, गंगा प्रसाद विमल, राजेंद्र यादव या फिर महीप सिंह। प्रश्न नंबर 5, सचेतन कहानी के पुरोधा कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महीप सिंह। ये 1964 ईस्वी में आधार नामक पत्रिका का सचेतन कहानी विशेषांक प्रकाशित हुआ था। सचेतन कहानी में पश्चिम से आयातित आधुनिकता और उसके मूल्य का विरोध किया गया है और इस कहानी में जीवन के प्रति सचेतन दृष्टि अपनाने पर बल दिया गया। तो सचेतन कहानी के जो पुरोधा हैं वो हैं महीप सिंह। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड नामक हिंदी पत्र किसने निकाला था? तो ये सबको पता होगा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला था। ये कानपुर के निवासी थे और ये कब निकला था? तो 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से निकला था। कलकत्ता से निकला था ये। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट।
तो प्रश्न नंबर 8, सॉरी प्रश्न नंबर 7 छूट गया था। भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर, भारत जननी, या मुद्रा राक्षस, या फिर भारत दुर्दशा? तो भारतेंदु जी का जो मौलिक नाटक है वो है भारत दुर्दशा। ये 1875 ईस्वी में रचित है ये नाटक, और इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे ब्रिटिश राज्य और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और ये 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से प्रारंभ हुआ था। मिर्ज़ापुर। प्रश्न नंबर 9, नीला चांद के रचनाकार कौन हैं? तो नीला चांद के रचनाकार हैं, और इसका जो सही उत्तर है वो है शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, 8वां सर्ग उदय शंकर भट्ट, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 10, तो इसमें से जो सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8वां सर्ग। 8वां सर्ग जो है इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, सारा आकाश राजेंद्र यादव, उसका बचपन मन्नू भंडारी। तो गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती का ये बिल्कुल सही है। कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर का है, और सारा आकाश ये राजेंद्र यादव का, उसका बचपन ये मन्नू भंडारी का नहीं है, उसका बचपन ये कृष्ण बलदेव वैद का है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसका बचपन जो है बलदेव कृष्ण बलदेव का है, और ये सभी उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान रचना के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 13, इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमिलित नहीं है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, चित्रा मुग्दल, यही सच है मन्नू भंडारी, डेफोडिल जा रहे हैं मृदुला गर्ग, बादलों के घेरे ऊषा प्रियमदा। तो इनमें से बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 15, तो बादलों के घेरे, इसका जो सही उत्तर है बादलों के घेरे ऊषा प्रियमदा का नहीं है, ये कृष्णा सोबती का है। ये कहानी है कृष्णा सोबती की, कृष्णा सोबती। बादलों के घेरे ये कृष्णा सोबती की कहानी है, ऊषा प्रियमदा की नहीं है। बाकी जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं चित्रा मुग्दल की है, यही सच है ये मन्नू भंडारी की है। डेफोडिल जा रहे हैं ये मृदुला गर्ग की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? हानूस, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन।
तो आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। हनुष नाटक मोहन राकेश का नहीं है, इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो इसका सही उत्तर है देहाती दुनिया, ऑप्शन नंबर डी, ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिव पूजन साय, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1926 ईस्वी। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रकाशित हुआ था। परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था और इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास, और ये 25 नवंबर 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है परीक्षा गुरु का। प्रश्न नंबर 19, निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो निसाय हिंदू ये राधा कृष्ण दास का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1889 ईस्वी। और इस उपन्यास में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है निसाय हिंदू में। प्रश्न नंबर 20, कारवां एकांकी के रचनाकार कौन हैं? तो कारवां एकांकी के रचनाकार हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, नहुस नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, नहुस नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और गोपाल चंद्र गिरधर दास जो थे वो हरिश्चंद्र के पुत्र थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता थे। और इन्होंने 1846 में 13 वर्ष की न्यूनतम आयु में वाल्मीकि रामायण के कई हिस्सों का भाषागत छंदबद्ध अनुवाद किया था गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट की आत्मकथा। राहुल सांकृत्यायन की नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 23, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? हरवंश राय बच्चन की, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधरी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा इसकी रचनाकार हैं स्मृति की रेखाएं। प्रश्न नंबर 24, रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल को क्या नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वीर गाथा काल। प्रश्न नंबर 25, ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है ये। ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक कौन है? रांगे राघव, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर विवेकी राय? तो ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, नामदेव का संबंध किस प्रांत से था?
तो 26 का सही उत्तर है नामदेव किस संबंध जो था वो किस प्रांत से था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से। इनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अमृत और विष के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण रचना है ये। अमृत और विष के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर, इंसा अल्लाह खां या देवकी नंदन खत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर इस रचना के लेखक हैं, अमृत और विष के। और अमृतलाल नागर को 1989 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। प्रश्न नंबर 28, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 29, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र जो है उपन्यास ये जैनेन्द्र कुमार का है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जैनेन्द्र कुमार के जो अन्य उपन्यास हैं वो हैं कहानी, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब, जय संधि, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जैनेन्द्र कुमार की। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? प्रश्न नंबर 30, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत हैं या रामधारी सिंह दिनकर या अज्ञे या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, मानस का हंस के लेखक का नाम है? मानस का हंस किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो मजदूरी और प्रेम ये निबंध है और इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33, चंदायन के रचयिता हैं? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन। तो चंदायन के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद हैं और इन्होंने 1379 ईस्वी में इसकी रचना की थी। 1379 ईस्वी में चंदायन की रचना हुई थी। इसमें अगर नायक पूछा जाए तो नायक है लोर, नायक है लोर और लोरक, और नायिका चंदा या चांदा। तो चंदा इसकी नायिका है। प्रश्न नंबर 34 है, दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगबधू नाम से किसने किया? तो ये किया था रज्जव ने। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 35, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मधुमालती, कुतुबन, चित्रावली, उस्मान, हंस जवाहिर, कासिम शाह, इंद्रावती, नूर मोहम्मद। तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती। ये कुतुबन की रचना नहीं है, ये मंझन की रचना है, मंझन की रचना है मधुमालती।
प्रश्न नंबर 36, हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? पद्मावत में, पृथ्वीराज रासो में, बीसलदेव रासो में या परमाल रासो में? तो हिंदी काव्य में 12 मासा का सबसे पहले वर्णन मिलता है बीसलदेव रासो में। और बीसलदेव रासो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की एक सुप्रसिद्ध रचना है। इसके रचनाकार हैं नरपति नाल्य। इस रचना में उन्होंने कहीं पर स्वयं को नरपति कहा है और कहीं पर नाल्य कहा। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, कवितावली के ग्रंथकार कौन हैं? तो कवितावली ये तुलसीदास की रचना है। प्रश्न नंबर 38, खुमाण रासों के रचयिता कौन हैं? जगनिक, नरपति नाल, श्रीधर, दलपति विजय। तो 38 का सही उत्तर है, खुमाण रासों की रचना दलपति विजय ने की है। इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमाण के युद्धों का चित्रण है। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इनके 9वीं सदी की रचना होने का अनुमान किया जाता है। तो ये जो है खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। प्रश्न नंबर 39 है, गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन वही चौं देश। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 40, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो इनमें बताना है कौन सी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मृगावती, पद्मावत, अखरावट या फिर कन्हावत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मृगावती। मृगावती जो है वो इनकी रचना नहीं है। इसके मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। प्रश्न नंबर 41, राग सोरठा किसकी रचना है? रहीम की, हरिदास की, रसखान की या मीराबाई की? तो राग सोरठा की जो रचनाकार हैं वो हैं मीराबाई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है? नंददास ने, रहीम ने, रसखान ने या कृष्णदास ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रहीम ने बरवे नायिका भेद लिखा है। प्रश्न नंबर 43, रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे? घनानंद के, केशवदास के, भूषण के या बिहारी के? इसका सही उत्तर है ये भूषण के कवि भाई थे चिंतामणि, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चिंतामणि की रचनाएं हैं काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, छंद विचार पिंगल, रामायण, रसमंजरी। ये चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 44 है, कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? तुलसीदास, सूरदास, सुंदरदास, परमानंद दास। इसका सही उत्तर है तुलसीदास जो हैं वो अष्ट छाप कवियों में शामिल नहीं थे, ये राम भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, अमे हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति के रचयिता कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रसलीन।
प्रश्न नंबर 46, संतन को कहा सीकरी सो काम किसने कहा था? भिखारी दास ने, कुंभन दास ने, तुलसीदास ने या फिर सूरदास ने? चंदन को कहा सीकरी सो काम, ये कुंभन दास ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और ये कुंभन दास ने कहा था। अष्टछाप के ये प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न है, मिट्टी की ओर किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर का, केदारनाथ अग्रवाल का, नागार्जुन का या मैथिली शरण गुप्त का? तो मिट्टी की ओर ये एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 48, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है एकांतवासी योगी रचना के लेखक हैं श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 49, कौन सी काव्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो सांध्य गीत, नीरजा, निहार ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, लेकिन बेला महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? दुष्यंत कुमार का, धूमिल का, रघुवीर साय का या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का? प्रश्न नंबर 50, तो सीढ़ियों पर धूप में ये रघुवीर साय का काव्य संग्रह है, महत्वपूर्ण है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो ये कविता संग्रह है, रास्ता इधर से है ये कहानी संग्रह है, दिल्ली मेरा प्रदेश और लिखने का कारण ये निबंध संग्रह हैं रघुवीर साय के। प्रश्न नंबर 51 है, बीती विभावरी जागरी किसकी कविता है? बीती विभावरी जागरी किसकी कविता है? पंत की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या महादेवी वर्मा की? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 52 है, घिरी घिरी घोर घमक घन धाये पंक्ति किसकी है? तो घिरी घिरी घोर घमक घन गाये ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 53 है, इंद्र धनुष रौंदे हुए थे किसका काव्य रचना है? ये इंद्र धनुष रौंदे हुए थे किसकी काव्य रचना है? मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, अज्ञे की या त्रिलोचन की? प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये अज्ञे की रचना है, काव्य संग्रह है, ये काव्य रचना है, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। प्रश्न नंबर 54, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल, त्रिलोचन या नागार्जुन? तो संसद से सड़क तक ये धूमिल की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। कल इनकी महत्वपूर्ण एक और रचना है कल सुनना मुझे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1976। कल सुनना मुझे ये 1976 की रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये 1984 की रचना है। प्रश्न नंबर 55, कट काटन कपि कुंजर भारी
दहु भुजंग दंड तमक मही मारी, ढोलत धरन सभापद खसे, चले भाज भय मारुति गिरसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा धसन नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर सी जायसी की। प्रश्न नंबर 57, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो 57 का सही उत्तर बताना है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। प्रारंभ, क्रोध से देखना, परिवहन, कठिनाइयाँ। तो यहाँ ऑप्शन में कर लीजिए सफलता। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं सफलता। तो जो प्रत्यय और उपसर्ग है सफलता में है। प्रश्न नंबर 58 है, गर्जते घन घनन घनन घन में कौन सा अलंकार है? तो गरजते घन घन घनन घनन में जो है अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 59, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दर्शन प्लस ई, दर्शनीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 60, समीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समीर का मतलब होता है हवा, हवा का पर्यायवाची होता है अनिल, मारुत, हवा। तो ये सभी हैं। अनल जो है वो समीर का पर्यायवाची नहीं है, ये आग का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 61, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। तो प्र उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द समूह है इनमें वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। प्रश्न नंबर 62, दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हनुमान के पूंछ में लग्न सखी आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो हनुमान की पूंछ में लगन न सकी आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। जिसको बढ़ा चढ़ा कर के बात की जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 63, अनास्था का विलोम शब्द क्या है? तो अनास्था का विलोम शब्द होगा आस्था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64, अनुत्तीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा उत्तीर्ण। प्रश्न नंबर 65, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे वाक्य संबंधित है। संयुक्त वाक्य से, सरल वाक्य से, मिश्र वाक्य से या प्रश्न वाक्य से। आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे, ये संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 66, राम आया सब प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण क्या है?
राम आया सब प्रसन्न हो गए। तो प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर है प्रश्न नंबर ए, वो सॉरी ऑप्शन नंबर ए, राम आया और सब प्रसन्न हो गए। प्रश्न नंबर 67, चपला का पर्यायवाची शब्द है। तो चपला का पर्यायवाची होता है बिजली, मूल का होता है जड़, तपस्या का होता है तप, पत्ता का होता है पल्लव। प्रश्न नंबर 68, जिसका दमन न किया जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसका दमन न किया जा सके। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अदम्य। अपरहित का होता है जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे अपरहित कहते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद में हो उसे अनुदित कहते हैं। और अतुलनीय उसे कहते हैं जिसकी तुलना ना हो सके। प्रश्न नंबर 69 है, जिसका चिंतन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका चिंतन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अचिंत्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अकाट्य का होता है जिसको काटा ना जा सके। जिसको काटा ना जा सके उसे कहते हैं अकाट्य। और अगाध उसे कहते हैं जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहते हैं। और अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। प्रश्न नंबर 70, आंखें लाल करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंखें लाल करना क्रोध से देखना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 71, खाई से निकलकर खंदक में कूदना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका हो जाएगा एक परेशानी या मुसीबत से निकलकर दूसरी में जाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ से आप देख लेना। तो इसके सीधे प्रश्न करते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 72, तो जहाँ पर धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 73, यदि किसी का छोर नहीं है तो क्या कहेंगे उसे। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे। प्रश्न नंबर 73 का जिसका और छोर ना हो उसे कहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 74, फिट और इंसान शब्द हैं, क्या है ये। फिट और इंसान, देशज, आगत, तत्सम या तद्भव। प्रश्न नंबर 74, ये आगत शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 75, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खुली पुस्तक से। जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होगा कि खुली पुस्तक से। प्रश्न नंबर 76, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए या मनमर्जी करने का हक है, या प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, या फिर जीने का हक है। तो प्रश्न नंबर 76 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जीने का हक है। प्रश्न नंबर 77, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है आसमान।
तो आसमान हमें दिलाता है भय से छुटकारे का आश्वासन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है 78 से 81 में, ये पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो पद्यांश छोटा है। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा। कभी चींटियां से पहले संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, और रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, और दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। ये पद्यांश था। अब इसके प्रश्न हैं कि चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? छूकर, बोलकर, संदेशों से या संकेतों से? तो प्रश्न नंबर 78 का सही उत्तर है वो करती हैं संकेतों से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 79 है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? तो ईर्ष्यालु कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, दूसरों से जलने वाला। दूसरों से जलने वाले को कहते हैं ईर्ष्यालु। प्रश्न नंबर 80, चींटियों के स्वभाव में नहीं है क्या? ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना। तो 80 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या करना। ये चींटियों के स्वभाव में नहीं है, ये इंसानों के स्वभाव में है ईर्ष्या करना। प्रश्न नंबर 81 है, काव्यांश में मगर का अर्थ है केवल, परंतु, मगरमच्छ या घड़ियाल? तो मगर का अर्थ होता है परंतु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी या जीवनी? इसका सही उत्तर है एकांकी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 83, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो वीरगाथा काल कहा है। प्रश्न नंबर 84, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति? तो वीरगाथा काल के सुप्रसिद्ध या सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 85, कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सदुक्कड़ी भाषा थी कबीरदास की। प्रश्न नंबर 86, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? सिंधी, प्राकृत, खरोष्ठी या ब्राह्मी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी जो लिपि है वो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। प्रश्न नंबर 87, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? प्रश्न नंबर 87, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 88, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 89, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो खरोष्ठी जो लिपि है वो लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 90, किस काल की लिपि का चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल, मौर्य काल, वैदिक काल या गुप्त काल? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किस काल की लिपि को
चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 6, 12, 18 या 64? तो जैन सूत्रों में 18 लिपियों का उल्लेख है। जैन आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित जैन ग्रंथ है। इसे तत्वार्थ अधिगम सूत्र तथा मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया यह प्रथम जैन ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 अध्याय हैं और 350 सूत्र हैं। इसका सही उत्तर है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो 18। प्रश्न नंबर 90, सिखों की लिपि कौन सी है? तो सिखों की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। प्रश्न नंबर 93, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो 93 का सही उत्तर है भारोपी परिवार की, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 94, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा। प्रश्न नंबर 95, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 96, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये सबको पता है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 97, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 98, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 1, ये पूर्वी हिंदी में आती है छत्तीसगढ़ी बोली। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बघेली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बघेली। प्रश्न नंबर 100, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? प्रश्न नंबर 100, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है 343 से और 351 तक। तो ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आएगा। ये वीडियो शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।